गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को अपने चैनल की तरफ से आज के इस पर्व महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। मेरे तो यही कामना है कि भगवान आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, आप अच्छे से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। और देखो भैया, आज का अपना जो वीडियो है इसमें अपने किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। आज मतलब पढ़ाएंगे कुछ नहीं, आज एक इम्पोर्टेंट अपने बात करेंगे। देखो, कई दिनों से कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर बोर्ड का एग्ज़ाम हमें कैसे फाइट करना है, पेपर हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है, कौन से पर्सन पहले करने हैं, क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि देखो 99% जो स्टूडेंट्स है भैया वो पहली बार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो 10वीं क्लास के हो या 12वीं क्लास के हो, कोई भी क्लास हो। पेपर हल करने का तरीका लगभग सेम सा ही रहता है। तो आज के अपने इस वीडियो में अपने यही चर्चा करेंगे कि अपने को बोर्ड एग्ज़ाम कैसे हल करना है, बोर्ड एग्ज़ाम को कैसे फाइट करना है, किस प्रकार से अपने को पेपर करना है जिससे अपने अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके। तो आप अंत तक अपने वीडियो से बने रहे। देखो भैया, आज के अपने इस वीडियो में अपने 4 बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। मतलब हमारी तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे प्राप्तांक कट जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपने बात करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है। मतलब बोर्ड एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, उस समय आपको क्या करना है। तो सीधी सी बात है, आप एग्ज़ाम देने जाओ तो सबसे पहले ध्यान रखना आपके पास में संपूर्ण सामग्री होनी चाहिए। सामग्री का मतलब आपके पास में सबसे मेन चीज़ तो है प्रवेश पत्र। इसके अलावा पेन, पेंसिल, रबड़, जो भी आपको आवश्यकता हो वो संपूर्ण सामग्री आप लोगों के पास में होनी चाहिए। क्लियर है। सेकंड बात, आपका जो प्रवेश पत्र है उस प्रवेश पत्र पे एक बात ध्यान रखना, आपके रोल नंबर आप अपने किसी टीचर से या किसी अपने बड़े भाई या बहन से इंग्लिश में भी लिखवा लेना। क्योंकि देखो जो बोर्ड की एग्ज़ाम होती है वहाँ इंग्लिश में भी रोल नंबर आपको भरने पड़ेंगे, तो इंग्लिश में भी आपको रोल नंबर आने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो आप पेपर देने चले जाओ वहाँ पर आपको, क्योंकि देखो रोल नंबर जो होंगे वो सारे लाखों में होंगे, 1,25,534। तो कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं, उनको लिखने में थोड़ी परेशानी होती है कि 1 लाख को कैसे लिखे, क्या करना है। तो वो आप पहले से अपने किसी टीचर से या अपने बड़े किसी भाई बहन से आप प्रवेश पत्र पे लिखवा के ले जा सकते हो, उसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। क्लियर है। अब आप भैया एग्ज़ाम सेंटर में चले गए, एग्ज़ाम सेंटर में जाते ही आपको पेपर मिलेगा। पेपर मिलते समय आपको क्या ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले आपको उस पूरे पेपर को चेक करना है। किसको चेक करना है? पेपर को चेक करना है। चेक क्या करना है कि इसमें क्या सारे प्रश्न है या नहीं है, पेपर की जो लिखावट है या जो प्रश्न लिखे हुए हैं वो आपके समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कहीं पे मान लो कोई सही स्पष्ट लिखा हुआ है या नहीं है, पेपर कहीं से कटा फटा तो नहीं है, प्रश्न पूरे हैं या नहीं है। सबसे पहले ये आपको करना है। ये करने के बाद में फटाफट आप 1 मिनट में चेक कर सकते हो पूरे पेपर को कि हाँ मेरे पूरे प्रश्न है, पेपर कहीं से कटा फटा नहीं है, सारे प्रश्न सेम टू सेम है। और इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आप एक बार पूरे पेपर को आप पढ़ो। पूरे पेपर को आपको पढ़ना है। पेपर जो होगा वो आपका खंडों में होगा, ए, ब, स, द, इस प्रकार से होगा। और पूरा पेपर जो होगा वो 3.25 घंटे का होगा, 80 प्राप्तांक का होगा। क्लियर है। पूरे पेपर को आप पढ़ो। पूरे पेपर को पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है भैया, अपना जो पेपर है उस पेपर के ऊपर आप अपने रोल नंबर लिख देना। पेपर के ऊपर आपको क्या लिखना है, रोल नंबर लिखना है। और साथ ही साथ में जहां पर आप बैठे हुए हो, जो सीट आपको उपलब्ध है उस सीट के आसपास एक बार नज़र दौड़ा लेना। नज़र दौड़ाने का मतलब ऐसे नहीं है कि ऐसे ऐसे देख ले, नज़र दौड़ाने का मतलब है कि आपके आसपास में कहीं कोई नकल की सामग्री तो नहीं है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लेके जा रहे हो, आप नहीं लेके जा रहे हो, लेकिन मान लो किसी और ने डाल दी हो और वो आपके पास में पड़ी हो तो वो नाम आपका ही होगा। तो अपने आसपास में टेबल के नीचे, चेयर के नीचे आप ये चेक कर लेना कि कहीं कोई नकल से संबंधित कोई कागज़, कोई पर्ची या कोई सामग्री है या नहीं है। अगर है
तो जो एग्जामिनर है उसको आप तुरंत सूचना दे। इसके बाद में करना है भैया आपको पेपर से संबंधित कार्य। देखो पेपर से संबंधित आपको क्या करना है, पेपर में जो क्वेश्चन होंगे भैया सीधी सी बात है आपको सभी प्रश्न हल करने हैं। सभी प्रश्न का मतलब ये भी नहीं कि अथवा में 4 आ गए तो चारों करने, अथवा का मतलब एक ही करना है, लेकिन कहने का मतलब है कि 30% है तो 30% आपको पूरे करने हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है अपने को। क्लियर है। और सभी के सभी प्रश्नों के उत्तर भी उत्तर पुस्तिका में देने। देखो हमारी स्कूल की बात कर लेते, एक बार क्या हुआ था, एक स्टूडेंट था उसने पेपर के अंदर क्वेश्चन आंसर लिख दिए। जैसे क्वेश्चन था कि चंद्रगुप्त यशोरी फायान जो है वो किसके समय भारत आया था, तो उसने पेपर के आगे लिख लिया, क्वेश्चन के आगे फायान जो है वो चंद्रगुप्त के समय भारत आया था। तो ऐसा भी आपको ध्यान रखना है, पेपर में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, पेपर में नहीं लिखना है भैया, क्योंकि पेपर में अगर आप लिखते हो तो आपके ऊपर नकल का मामला दर्ज हो सकता है, आपको कॉपी में ही करने हैं। ठीक है, तो सभी प्रश्न आपको करने हैं, उत्तर पुस्तिका में करने हैं। और जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है, आंतरिक खंड का मतलब कोई एक प्रश्न आ गया, जैसे मान लो टिप्पणी लिखिए, कोई 2 पर टिप्पणी लिखिए, कोई 2 पर टिप्पणी लिखिए, जैसे मान लो अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट ऐसे आ गए, तो इन दोनों को आपको एक जगह ही करना है, अलग अलग नहीं करना है। क्लियर है इतनी बातें। इसके बाद में ध्यान रखना, पेपर के अंदर फर्स्ट पॉइंट अपने क्लियर हो गए। सेकंड पॉइंट देखो अपने, इन बातों का आपको ध्यान रखना है, पूरी सामग्री आपके पास में होना चाहिए, पेपर आपका अच्छी तरह से होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, आपके आसपास में कोई नकल की सामग्री नहीं होनी चाहिए। फिर बात करते हैं पेपर कैसे करना है, ये है मेन चीज। पेपर भैया आपने पढ़ लिया, खंड आपके सामने आ गए, अब सीधी सी बात है, देखो कभी भी पेपर हल करो तो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन हल करने हैं जो आपको करेक्ट आ रहे हैं। समझ रहे हो, कहने का मतलब है सबसे पहले आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करो सॉरी, सबसे पहले आपको उन क्वेश्चनों को करना है, उन क्वेश्चनों के आंसर देना है जो आपको करेक्ट आ रहे हैं, आपको पता है ये मेरे बिल्कुल सही है। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, देखो जैसे मान लो आपने पहला प्रश्न कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया, ऐसे मान लो 10 तक के क्वेश्चन आपने कर दिए और सारे 10 तक के क्वेश्चन आपके सही हो रहे, तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है ना, तो अब देखो इसमें क्या होता है, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने की मुश्किल से 1 या 2 मिनट में एक कॉपी चेक करता है, इतने टाइम देते हैं भैया। तो वो क्या करते हैं, आपके शुरू के प्रश्नों को देखकर ही अनुमान लगा लेते हैं कि बच्चा कितना के इंटेलिजेंट है, कितना कमज़ोर है। तो सब स्टार्टिंग के जो प्रश्न, देखो किसी ने कहा है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, मतलब आपकी जो स्टार्टिंग होगी ना वैसी ही आपकी एंडिंग होनी चाहिए। मतलब आपके जो फर्स्ट इंप्रेशन है, जैसी छाप आप छोड़ रहे हो ना, उसी छाप के अकॉर्डिंग बाद में अगला एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है। आपने स्टार्टिंग में अच्छे अच्छे प्रश्न कर दिए, सभी सही आंसर आ रहे, तो एग्जामिनर के दिमाग में ये बात सेट हो जाएगी कि बच्चा इंटेलिजेंट है, तो वो शुरू से ही आपको अच्छे नंबर देते चलेगा। और आपने मान लो पहला प्रश्न ऐसा कर दिया जो गलत है, दूसरा भी आपने गलत कर दिया, तीसरा भी गलत कर दिया, फिर लास्ट के आप अच्छे अच्छे सही सही कर रहे हो, सभी के सही आंसर दे रहे हो, तो उसमें क्या होगा, एग्जामिनर के शुरू में ही दिमाग में ये भावना हो जाएगी कि ये बच्चा क्या है, कमजोर है। तो आपको प्रश्न कैसे करने हैं, सबसे पहले आपको उन क्वेश्चनों का करना है जो आपको अच्छी तरह से आ रहे हैं, जिनमें आपको ये किसी प्रकार का डाउट नहीं है। जैसे छोटे क्वेश्चन आते हैं 1-1 अंक वाले, तो वो लगभग सभी बच्चों को आते हैं, या एक दूसरे से अपने इधर उधर करके वो कर सकते हैं, तो उन क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं होती। तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चनों को कर लो। और क्वेश्चन करते समय ये भी ध्यान रखना, समय का पूरा ध्यान रखना आपको। ये नहीं कि आप एक प्रश्न में आधा घंटा खराब कर रहे हो, एक प्रश्न है उसमें आप 5 मिनट ही खराब कर रहे हो। आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन कितने अंक का है और उसकी शब्द सीमा कितनी है। प्रश्न आ गया, मान लो कि धम क्या है, धम क्या है। अब ये क्वेश्चन तो है 2 नंबर का और आप इसके ऊपर 2 पेज भर रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। 2 नंबर का है तो सीधा लिख लो कि अशोक के द्वारा जो सदाचरण की, अच्छे आचरण की जो संहिता प्रस्तुत की गई वही क्या है, धम है। दान, दया, मर्दुता, साधुता, बहु कल्याण के कार्य करना वही क्या है, धम है। अब यहाँ पे आप लिखने लग जाओ धम क्या है, धम के कर्तव्य क्या है, धम का महत्व क्या है, धम का प्रचार किस प्रकार से किया, तो उसमें टाइम आपको नहीं खराब करना है, उसमें आप अपना स्वयं का लॉस कर रहे हो। आप कितना ही अच्छा लिख दो, 2 अंक का है तो वो अगला आपको 2 अंक से एक्स्ट्रा नहीं देगा, समझ रहे हो आप। तो आपको
क्वेश्चन के नंबर ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन कितने अंक का है और उसकी शब्द सीमा कितनी है। शब्द सीमा का मतलब देखो वहां पे लिखा होगा कि क्वेश्चन संख्या 1 से 10 तक के उत्तर 10 शब्दों में दीजिए, 10 से 20 शब्दों में दीजिए, 20 से 50 शब्दों में दीजिए। देखो शब्दों को भी ध्यान रखने का एक सिस्टम होता है। अब ये नहीं कि आप शब्द गिनने लग जाओ, आंसर आपने दे दिया और आप शब्द गिन रहे हो 1 2 3 4, ऐसे नहीं। देखो सीधा सा अनुमान लगा लो कि एक पंक्ति में 7 से 8 वर्ड आते हैं। एक पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा कितने शब्द हो सकते हैं? 7 से 8 शब्द हो सकते हैं। अब क्वेश्चन आ गया, मान लो कि 100 शब्दों में उत्तर दीजिए, तो 100 शब्दों में उत्तर देने का मतलब क्या हो गया? मतलब आपको कम से कम कितनी पंक्तियां बननी है? 15 पंक्तियों में आपको आंसर करना है। मतलब 15 का ऐसा नहीं कि 15 ही हो, 17 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि 15 पंक्तियों की जगह आप 25 पंक्तियों में आंसर करके आ रहे हो। ऐसा अपने को नहीं करना है। ध्यान से समझ लेना इन बातों को। दूसरी बात, पहली बात होगी कि पेपर हल करते समय उन प्रश्नों को करना है जो आपको करेक्ट आ रहे हैं। देखो भैया इसमें क्या होता है, कई बार टीचर की साइकोलॉजी काम करती है और अधिकांश टीचर की साइकोलॉजी यही होती है, जिससे मैं खुद भी कई बार बोर्ड की कॉपी मैंने चेक किए तो अपने यही अनुमान लगा लेते हैं कि स्टार्टिंग से अपने अनुमान लग जाता है कि बच्चा कैसा है। अपने 5 से 4 प्रश्न आपके हम चेक करते हैं तो हमें ये अनुमान हो जाता है कि ये बच्चा पढ़ाई में कैसा है, और फिर हम उसी के अकॉर्डिंग जो स्टार्टिंग के प्रश्न होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी कॉपियाँ चेक करते हैं। अब एक मेन चीज़ और सुनना, देखो अपने छोटे प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं है, बड़े क्वेश्चन आते हैं। बड़े क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आ गया, भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। किसकी विशेषताएं बतानी है आपको? भारत की विदेश नीति की। अब देखो यहां पे ध्यान रखना एक चीज, क्वेश्चन है मान लो 6 अंक का, अगले ने दे दिया भारत की विदेश नीति की कोई 6 विशेषताएं बताइए। 6 विशेषताएं पूछ ली, 6 अंक का दे दिया। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक पैराग्राफ सा लिख देते हैं, भारत की विदेश नीति का जनक ये था, इसने ऐसा कहा, इसने वैसा कहा, इस प्रकार से किया, एक पैराग्राफ सा, एक डिब्बा सा बना देता है। ऐसी गलती भैया भूल कर भी नहीं करनी है। क्वेश्चन आ गया भारत की विदेश नीति की विशेषताएं बताइए, तो देखो क्वेश्चन को हल कैसे करना है, प्रश्न नंबर जैसे मान लो 5वां प्रश्न है ये, तो प्रश्न नंबर 5, इस पंक्ति को आप खाली छोड़ दो, यहां पे आप लिखो उत्तर और यहां लिखो भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। फिर यहां पे नंबर 1 पॉइंट लगाओ। समझ रहे हो, जैसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। अब यहां पे भी देखो एक चीज ध्यान रखना, आपने नंबर 1 पॉइंट लगा दिया भारत की विदेश नीति की विशेषताओं वाला क्वेश्चन। जैसे मान लो यही क्वेश्चन आ गया, भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 6 विशेषताएं पूछ ली। पहली विशेषता आप लिख रहे हो कि भारत की विदेश नीति जो है वो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का क्या करती है? विरोध करती है। अब देखो भैया यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये जो आप पॉइंट लिख रहे हो ना, पहला पॉइंट हेडिंग जो आप लगा रहे हो, ये हो सके जहां तक आप ब्लैक पेन से लगा देना। हेडिंग को आप अलग से दर्शा देना। इसके नीचे आप ऐसे डैश डैश भी कर सकते हो ताकि ये अगले को स्पष्ट दिखाई दे सके। और फिर यहाँ पे इस प्रकार से एरो का निशान लगा के इस पंक्ति को आपको खाली छोड़ना है। इसके जस्ट नीचे वाले पंक्ति में यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि अगले को आपकी जो हेडिंग है वो लगाई हुई अच्छी तरह से दिखाई दे सके, अगले को ये एहसास हो जाए एग्जामिनर को कि हाँ इसको आ रहा है, इसलिए इसको अपने को हाईलाइट करके दिखाना है। अब ये एक बात और ध्यान रखना, अगर मान लो आपको 6 विशेषताएं नहीं याद है, 5 ही विशेषताएं याद है, तो सबसे पहले 5 वो लिखनी है जो आपको करेक्ट याद है। 6ठी विशेषता नीचे लिखनी है सबसे लास्ट में। 6ठी विशेषता आपको नहीं आ रही तो 6ठी अपने हिसाब से जोड़ तोड़ के कैसे भी जो लिखो वो सबसे नीचे लिखनी है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं भैया। सेकंड पॉइंट अपना क्लियर हो गया है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आपको उन क्वेश्चनों को हल करना है जो आपको करेक्ट आ रहे हैं और जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उनके आंसर एक ही स्थान पे देने हैं, और जो बड़े क्वेश्चन है उनको पॉइंट लगा के करने हैं, हेडिंग बना बना के करना है। ऐसे पैराग्राफ सा नहीं करना है, क्योंकि भैया देखो कोई भी एग्जामिनर की बात मान लो, अपने कोई भी ज़्यादा सिरदर्दी मोल लेना नहीं चाहता। पैराग्राफ आप लिखोगे तो वो अगला नहीं पढ़ेगा, 1-2 लाइन पढ़ के आपको ऐसे 4 नंबर का 2 नंबर दे देगा। अगला क्या करता है, आपने पॉइंट बना बना के लिखे हैं तो वो पॉइंट ही पढ़ेगा। अंदर के देखो मैटर पढ़ने का इतना टाइम नहीं है किसी के पास में, कोई भी एग्जामिनर नहीं पढ़ता है, मोटे मोटे तौर पे पॉइंट देखता है।
क्योंकि अब 6 नंबर का क्वेश्चन आप कम से कम 1.5 से 2 पेज भरोगे, तो अब 1.5 से 2 पेज भरोगे तो 2-3 मिनट तो उनको पढ़ने में लग जाएंगे। इतना टाइम कोई खराब नहीं करता, वो सीधे क्या देखता है, पॉइंट देखता है। तो पॉइंट देख के वो अनुमान लगा लेगा कि यार इसको पॉइंट आ रहे हैं, इसका मतलब इसको आंसर भी आ रहा है। समझ रहे हो? तो इन बातों का अपने को ध्यान रखना है। सेकंड बात, थर्ड बात, कौन सी गलतियां नहीं करना है। अब पेपर दे रहे हो, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। लाल पेन है, हरा पेन है, इनको आपको बिल्कुल भी काम में नहीं लेना है। पहली बात, किनको काम में नहीं लेना है, जो रंग बिरंगे पेन होते हैं ना, लाल, हरा, पीला, नीला, ये लाल, हरा, पीला, इन प्रकार के, नारंगी, इन प्रकार के पेन को आपको काम में नहीं लेना है। हो सके जहां तक आप ब्लैक और ब्लू, ये 2 पेन आपको काम में लेने हैं। और स्याही वाला पेन भी काम में ना ले, क्योंकि स्याही वाले पेन से लिखने की स्पीड जो है वो काफ़ी कम होती है। सेकंड बात, समय का ध्यान रखना है। समय मतलब व्यर्थ खराब नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई पर्सन नहीं आ रहा है, उस पर्सन को आप लेके बैठ के उसको लेकर नहीं बैठना है, नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, उसको लास्ट में कर लेंगे अपने। समझ रहे हो आप? जैसे मान लो आपको 1 से 10 तक के पर्सन है, 1 से 10 में आपको 9वां पर्सन नहीं आ रहा, तो 9वें को छोड़ दो आप। यहाँ पे आप टाइम मत खराब करो, आप मतलब अपनी स्पीड से काम करते जाओ। 9वें को छोड़ दो, 90% में टाइम खराब नहीं करना है, इसको अपने लास्ट में सोल्व कर लेंगे, लास्ट में इसको आंसर कर देंगे। समझ रहे हो? इसके बाद में तीसरी बात, अपने पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखना है। पेपर के ऊपर किसी प्रकार के कोई आंसर आपको नहीं लिखना है। इसके अलावा बड़े क्वेश्चन हल करते समय, अभी मैंने बताया था कि बड़े क्वेश्चन हल करते समय या बड़े क्वेश्चन के आंसर देते समय आपको पैराग्राफ की तरह नहीं लिखना है, आपको पॉइंट बना बना के आंसर देने हैं। जैसे आ गया 1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख कारण बताइए, तो मान लो 10वां क्वेश्चन है ये, तो प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे उत्तर, फिर यहाँ पे लिखो 1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित है, यहाँ पे नंबर 1। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। जैसे समय से पूर्व क्रांति होना, फिर आप उसका वर्णन कर दो। एक पॉइंट पूरा होने के बाद में एक पंक्ति खाली छोड़नी है, दूसरा पॉइंट अगली पंक्ति में लिखना है। ये इन बातों का ध्यान रखना है, इनमें आप किसी प्रकार की गलती मत कर देना। कहीं ऐसा नहीं है जैसे पॉइंट आपने यहां पे लिख दिया समय से पूर्व क्रांति का होना, फिर आप इसी लाइन में लिख रहे हो, तो ये आपकी हेडिंग अच्छी तरह से दिखाई नहीं देगी उसको। समझ रहे हो? हेडिंग को आपको देखो, एक चीज बताता हूं भैया, एक बात ध्यान रखना, एग्जामिनर होता है उसके मूड के ऊपर ही उसका मतलब माइंड कैसा है, उसी के ऊपर आपकी कॉपी डिपेंड करती है। आपको सुंदर सुंदर साफ साफ अक्षरों में आपकी लिखावट अच्छी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, अक्षर सुडौल होने चाहिए, लिखने की शैली आपकी उत्तम होनी चाहिए। देखो कई बार क्या होता है, कई बार एग्जामिनर का दिमाग खराब होता है और वो आपकी कॉपी चेक करने लग जाए। जैसे मान लो मैं ही हूँ, मेरा किसी से झगड़ा हो गया, वाइफ से झगड़ा हो गया, आपकी कॉपियाँ लेके बैठ गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब वो गुस्सा तो वहाँ पे आ रहा है, कॉपी आपकी चेक कर रहा हूँ, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, लिखने का तरीका अच्छा नहीं आ रहा है, तो मैं इस प्रकार से ये लो। समझ रहे हो? और अगर आपकी कॉपी अच्छी है, राइटिंग आपकी बहुत शानदार है, तो जो एग्जामिनर का दिमाग खराब हो रखा है ना, वो भी सही हो जाएगा। वो भी देखेगा यार इस बच्चे ने वाकई में कितनी मेहनत की है, तो वो दिल खोल के नंबर देगा आपको। समझ रहे हो आप? तो इन प्रकार की गलतियां आपको नहीं करनी है। अंतिम बात, अंतिम समय में क्या करना है। अंतिम समय का मतलब लास्ट के टाइम पे, जब आपके पास में आधा घंटा, पौन घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट शेष रहे, उस समय आपको चेक करना है कि कौन से प्रश्न आपने कर लिए हैं, कौन से आपने नहीं किए हैं। मतलब जैसे जैसे आप प्रश्न करते जाओ ना, वैसे वैसे टिक लगाते जाओ कॉपी में। पहला पेपर में टिक लगा लो, पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, 10वां कर लिया, 12वां कर लिया। अंतिम समय में आपको उन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे, आपको पता ही नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा। उन क्वेश्चनों को आपको अंतिम समय में करना है। छोड़ना किसी भी क्वेश्चन को नहीं है, ये दोबारा ध्यान देना।
क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसलिए भूल के भी ये गलती मत कर जाना कि सर मेरे को ये प्रश्न आ नहीं रहा था तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। छोड़ना नहीं है भैया। देखो किसी ने कहा है कि मंदिर में जाओगे ना तो प्रसाद मिलेगा, मिलो चाहे थान मखाना ही, कोई जरूरी को नहीं पेड़ा ही मिले मखाना ही मिल जाए। तो कहने का मतलब है कॉपी में कुछ लिखोगे तो कुछ तो मिलेगा ना। अरे आपको कोई क्वेश्चन है 4 अंक का है, आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों पर लेख लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आ गया, आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो आप कुछ भी लिख दो। राजा राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक थे, उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा कार्य किया, वैसे किया, वो किया, कुछ भी जोड़ तोड़ के आपने 10 लाइन लिख दी, तो अगला आपको 4 में से ज़्यादा भी नहीं तो 1 नंबर तो देगा ना। वो कब देगा? जब आप लिखोगे तब देगा, अन्यथा नहीं देगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, लास्ट के समय में आपने जो क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं उन सारे क्वेश्चनों को समय को ध्यान में रखते हुए आपको अंतिम समय में करना है। सेकंड बात, अपनी कॉपी को अच्छी तरह से चेक कर ले। जैसे मान लो इतिहास का पेपर है, इतिहास में मानचित्र आता है, तो मानचित्र जो है उसको आपको कॉपी में अच्छी तरह से धागे से उसको अटैच करना है। प्रश्न संख्या को आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे किसी प्रश्न की संख्या में अपने गड़बड़ तो नहीं कर दी, अपने रोल नंबर सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। इन सारी बातों को अपने को अंतिम समय में ध्यान रखना है। और पेपर देते समय आपका दिमाग, आपका माइंड जो है वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम देने जा रहे हो और एग्ज़ाम 7:15 बजे से है और आप 7 बजे तक किताब लेके बैठे हो, ऐसा नहीं करना है। पेपर देने से 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले बुक को फ्री कर दो, क्योंकि भैया जब इतने 1 साल में कुछ नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिमाग होता है ना, इसको भी एक प्रकार से रिलैक्स चाहिए। आपका 10 बजे से पेपर है, आप 8 बजे तक बुक पढ़ सकते हो, 8 बजे आप बुक्स को बंद कर दो और अपने दिमाग में एक पॉजिटिव धारणा बना लो कि जो मैंने पढ़ा है वही आएगा, बस ये पॉजिटिव धारणा बना लो। ऐसे मत करो कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे को तो ये नहीं आता, वो ही नहीं आता। ऐसा करने से देखो भैया, जिसकी जैसी सोच होगी ना उसका वैसा ही रिजल्ट होगा। इसलिए बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचना है। जो मैंने पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, वही पेपर में आएगा, मेरे किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। बिंदास होकर बिल्कुल खुले माइंड से, एकदम फ्रेश माइंड से आपको एग्ज़ाम देनी है। ओके, तो ये था भैया अपने कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि सर किस प्रकार से पेपर हल करना है, क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर कैसे देने, ऐसे कमेंट आ रहे थे। तो सोचा क्यों ना आज आपकी जो जिज्ञासा है, जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में है, उनको शांत कर दिया जाए। इसी के लिए इस वीडियो का निर्माण किया गया है। ओके भैया, दैट्स ऑल।